नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बढ़ते शहरीकरण से वनों का एरिया भी बड़ी तेजी से घट रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। ऐसे में किसान दिशा में काफी सुधार कर सकते हैं। अगर किसान अपने खेतों में फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाएं, तो ये काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस विधि से खेती करने को कृषि वानिकी कहा जाता है और इस काम में राज्य और केंद्र की सरकार किसानों को काफी बढ़ावा दे रही है। तो किसान कृषि वानिकी के लिए कौन से वृक्षों का चयन करें और इनकी देखभाल कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. चक्रवर्ती। कृषि वानिकी आज के दिन में एक नए पद्धति से खेती करने का तरीका है। कृषि वानिकी के अंतर्गत हम पेड़ों को कृषि के फसलों के साथ या पशुओं के साथ में एक ही जमीन पर करते हैं, तो उसे हम कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी का आज के दिन में बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, खास करके झारखंड और बिहार के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से काफ़ी फायदेमंद है और पर्यावरण की दृष्टि से भी इस तरह की खेती करना बहुत लाभप्रद होता है। कृषि वानिकी के पेड़ों में जो जल्दी बढ़ने वाले पौधे होते हैं, उनको हम खेत में 4 मीटर बाई 4 मीटर या 5 मीटर बाई 4 मीटर की दूरी पर हम, जैसे बिहार है तो वहाँ पर पॉपुलर की खेती कर सकते हैं, अकाशिया की खेती कर सकते हैं झारखंड में, या अदर शीशम की खेती कर सकते हैं, गम्हार की खेती कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत उसके बीच में जो ज़मीन होता है उसमें या तो हम औषधीय पौधे लगा सकते हैं या गेहूँ लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि झारखंड में आज हमारे को पशु चारा का बहुत कमी होता है, खास करके गर्मी के दिनों में। तो अगर हम पेड़ के साथ चारा का भी उत्पादन करना एक और विकल्प है, क्योंकि चारा का भी काफ़ी डिमांड है। तो अगर हम अच्छी नस्ल की गाय पोसें तो उसके लिए हम चारा का भी उत्पादन कृषि वानिकी के अंतर्गत करते हैं। और कृषि वानिकी के अंतर्गत अगर आप फल के पौधे लगाते हैं, जिससे हम एग्री हॉर्टी बोलते हैं, मतलब उसका होता है कि कृषि के साथ हॉर्टिकल्चर के पेड़, जैसे आम के पेड़, लीची के पेड़, हमारे ये बिहार के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधे हैं। झारखंड के लिए आंवला है, बैर है, जामुन है, अमरूद है, गम्हार है, शीशम है, अकाशिया है, इस तरह के पौधों को हम एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी के अंतर्गत हम ये जो पेड़ का चुनाव कर सकते हैं। कृषि वानिकी को सफल बनाने के लिए ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ पौधों और फसलों का चयन किया जाए। पेड़ पौधे और फसल भी एक दूसरे के अनुपूरक हों, जिससे उन्हें एक साथ उगाने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ों और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु और सौर ऊर्जा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कम करने के नजरिए से समय समय पर पेड़ पौधों को काटते छांटते रहना चाहिए। इन सब के लिए किसानों को मिट्टी, जलवायु, जल और वृक्ष संबंधी जानकारी होना जरूरी है। पेड़ का चयन करने के लिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो जल्दी बढ़ने वाले पौधे होते हैं, जो कम छायादार पौधे होते हैं, उनको हम कृषि वानिकी के लिए चयन करते हैं। चूँकि आज के डेट में लकड़ी का काफ़ी दाम बढ़ गया है, तो ये 7 से 8 साल में अगर ये पेड़ जो तैयार होने वाले होते हैं, उस तरह के पेड़ का हम कृषि वानिकी के अंतर्गत चयन करते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम जब कृषि फसल की चुनाव करते हैं तो इसका भी ध्यान रखा जाता है कि कौन सा फसल को चुनें, क्योंकि शुरू के 3-4 साल तक तो हम इस तरह के किसी फसल को चुनें जो कि जिसमें कि प्रकाश की ज़रूरत हो। लेकिन बाद के सालों में जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तब चूँकि उसका छाया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे समय में हम छायादार पेड़ के नीचे में जो फसल अच्छी होती है, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ओल हो गया, इस तरह का जो खेती होती है, उसके साथ हम दोनों को कर सकते हैं। पेड़ के साथ खेती करने से ये फ़ायदा है कि अगर हमारा कृषि अगर किसी कारणवश सूखे के वजह से या बाढ़ के वजह से अगर बर्बाद भी होता है, तो हमारा जो पेड़ है वो रह जाता है, तो उससे हमारे आर्थिक दृष्टि से उतनी हमें क्षति नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि हम इसमें जो जानवर है उसे भी हम पोस सकते हैं, जैसे गाय हो गया
या बकरी हो गया या मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन को हम कर सकते हैं, मछली पालन हम कर सकते हैं कृषि वानिकी के अंतर्गत। अब ये हमें देखना होगा कि इस ज़मीन में क्या क्या सब किसके साथ किसको हम कम्बिनेशन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूसरा बात ये है कि पर्यावरण की दृष्टि से इसको हम इको फ्रेंडली भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा जो आर्थिक स्थिति है किसान भाइयों का, ये काफ़ी इससे सुधार हो सकता है। इन सभी प्रणालियों का उद्देश्य जमीन का समुचित उपयोग और प्रबंधन है। इन पद्धतियों से फलदार वृक्ष, चारा, खाद्यान्न फसलें और ईंधन की प्राप्ति के साथ साथ विभिन्न सब्जियां और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव। इस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ तेज गति से वृद्धि करने वाला हो, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, पेड़ में फल के साथ साथ हरा चारा देने की क्षमता हो तो अधिक बेहतर रहता है। पेड़ का मुख्य तना सीधा और गोल तथा कम शाखाओं वाला होना चाहिए। पेड़ में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता भी हो तो और अच्छा है। पेड़ इमारती लकड़ी एवं ईंधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर आम किसान कृषि वानिकी से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हाँ, अगर आप खेत में लगा रहे हो तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हमारा पौधा जो है कोई इसका घेरा, खेत का घेरा होना ज़रूरी है। और अगर बंड पे भी लगा रहे हैं तो वहाँ पर गैबियन से हम लगा सकते हैं। अगर वानिकी के पौधे लगा रहे हो, समय समय पर उसको प्रूनिंग करने की आवश्यकता है। प्रूनिंग का अर्थ ये होता है कि पेड़ का जो हम काटते हैं उनकी डाली को, और पेड़ सीधा बढ़ना चाहिए। तो ये सब जो मुख्य बातें हैं, इसको अभी ध्यान में रखने की बातें हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप खेतीबाड़ी के साथ कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए लेयर पोल्ट्री फार्मिंग एक अच्छा विकल्प है। इसके तहत मुर्गियों को अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है। किसान इस व्यवसाय को बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं, बस जरूरत है इनके प्रबंधन की बारीकियों को समझने की, जिसके लिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार सिंह से। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वेराइटीज़ का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति हैं उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियाँ ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियाँ 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं और 72 से 78 सप्ताह की आयु तक लगातार अंडे देना जारी रखती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं, और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो हैं वो
कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह का बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है, और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें, और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए, और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर जो मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए, तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को, जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं, उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान। खान पान बहुत ही जरूरी है। मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है, वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है, उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए। कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार बाजार में उपलब्ध, बहुत सारे उपलब्ध आहार हैं, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है, तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें, और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें, और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है, और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है। कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतःपरजीवी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है, कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। और टीकाकरण ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। और उसके बाद होता है कि जब मुर्गियां अंडे का उत्पादन करती है तो अंडे का सही तरीका से कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। और अंडे में किसी प्रकार की गंदगी लगी हुई है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। तो ये सब मुख्य सावधानियां हैं जो कि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश साफ रहने एवं तापमान और हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ तेज हवा की गति के कारण पौधों के जल की आवश्यकता बढ़ सकती है। अतः किसान भाई अपने फसलों सब्जियों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें।
रबी की जो भी फसल तैयार हो गई है उसकी कटाई के तुरंत बाद खेत की जुताई कर दें और पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। जिस किसान के पास टमाटर की फसल समाप्ति की ओर है वे इसे हटाकर भिंडी की बुआई कर सकते हैं। धान की फसल में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और रोपा के 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर लें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीटों का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम अविलंब करें। इन कीटों का विकास खेत के मिट्टी में होता है तथा बड़े होने पर यह पौधों पर चढ़कर पत्तियों का रस चूसता है। अतः पौधे की जड़ के आसपास मिट्टी को तोड़कर कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरीफास का घोल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अच्छी तरह से मिट्टी को भिगो दें। साथ ही साथ इसी दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से पौधों पर साफ मौसम होने पर करें। अगर इसमें फल लगना शुरू हो गया है तो इन कीटों से बचाव के लिए नीम तेल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। कीटनाशी दवा के अभाव में किसान भाई कोयला या लकड़ी की राख में मिट्टी का तेल मिलाकर सुबह के समय पौधों पर भुरकाव करें। आम और लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। इस समय बैंगन, भिंडी, बोदी, मिर्च आदि फसल में लाल मकड़ी या बरूथी कीट के आक्रमण की संभावना रहती है। हजारों की संख्या में छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े पत्तियों, कोमल तने और पुष्पकली पर आक्रमण करते हैं और पौधे के रस को चूसते रहते हैं। इन कीटों के आक्रमण के 2 सप्ताह के अंदर ही मिट्टी में भरपूर नमी रहने के बावजूद पौधा सूख एवं जला हुआ प्रतीत होता है। इन कीटों से फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवा फेनाजिक्वान का छिड़काव करें। इस समय टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च आदि की फसल में विषाणु जनित रोग के आक्रमण की संभावना है जो सफेद मक्खी कीटों द्वारा फैलता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसे फैलाने वाले कीट सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशी दवा थियामेथाक्साम का छिड़काव करें। इस समय बकरियों में पीपीआर रोग के आक्रमण की संभावना अधिक रहती है। इस रोग से ग्रसित जानवरों में तेज बुखार के साथ साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलता रहता है और दस्त एवं निमोनिया का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग का सही समय पर निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए प्रत्येक बकरियों को जो 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर पीपीआर का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। इस रोग से बचाव हेतु जानवरों को धूप में जाने से बचाएं और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाएं। रबी फसल की कटाई के बाद और अन्य खाली खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। मिट्टी जांच के बाद खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की सही जानकारी रहने से आगे बोई जाने वाली फसल में अधिकतम उपज के लिए संतुलित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जा सके। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिपरा, जिला सुपौल के कृषक घनश्याम यादव ने। ये कीट नियंत्रण के लिए जीवामृत बनाने और उसके उपयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैविक खेती में आप किसान बंधुओं सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं जीवामृत। जीवामृत का उपयोग जो है जैविक खेती में अनिवार्य है। परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा जीवामृत का उपयोग किया जाता है। जीवामृत का मतलब ही हुआ मृदा से संबंधित जो जीव है, सॉइल ऑर्गेनिज्म है, अपने जीवन को अच्छे से जो है आसान महसूस करे उस मिट्टी में, उस जो है सामग्री में, वह जो है जीवामृत है। किसान भाइयों, जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है। जीवामृत का उपयोग फसलों के लिए वरदान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बनाकर फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसको आप बनाने के लिए बहुत सा ही आसान तरीका है।
आप एक जो है 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें आप जो है 200 लीटर से थोड़ा कम जो है उसमें आप पानी डालिए और उसमें जो है आप 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डालिए और आप जो है 5 किलो देसी गाय का गोबर आप डालिए, 2 किलो आप जो है बेसन लीजिए, 2 किलो आप गुड़ लीजिए और 1 किलो आप जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आप लीजिए। तो इस तरह से 200 लीटर से थोड़ा सा पानी कम रख करके आप इन सारी सामग्रियों को आप जो है जो मैं आपको बताया हूं कि इनको डालने के बाद 10-15 दिन तक किसान बंधुओं घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप इसको जो है हिलाते रहिए। 15 दिन आप जो है जैसे ही आप जो एक डंडे के सहायता से जब आप इसको आप घुमाएंगे तो ये जो है आपका जीवामृत जो है तैयार हो जाएगा। जीवामृत का उपयोग किसान बागवानी, सब्जियों और खाद्यान्न फसलों में आसानी से कर सकते हैं। जीवामृत के प्रयोग से फसलों की वृद्धि और विकास तो अच्छी होती है, साथ ही फसलों में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिलता है। अब इसको क्या करना है किसान बंधु, जब ये 15 दिन बाद आपका जीवामृत तैयार हो जाए किसान बंधु, इसको आप जो है 21-21 दिन पर अपने खेत में आप जो है उपयोग में लेते रहें। 200 लीटर जीवामृत आपका जो है 1 एकड़ जो है जमीन के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ जमीन में आप इसको जो है इसको फव्वारा के माध्यम से या आप जो है आप इसको स्प्रे के माध्यम से जैसे भी हो आप इसको जो है किसी भी तरीके से आप इसको अपने खेत में आप 200 लीटर को आप जो है बहा दीजिए। जीवामृत का फसलों में उपयोग करके जहरीले रसायनों से बच सकते हैं और इस जीवामृत को काफी कम खर्च में आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को लागत खर्च में भी काफी कमी आती है। तो ये क्या करेगा, जमीन में जो है जीवों को रहने का एक वातावरण जो है, जो जमीन से संबंधित लाभदायक जीव हैं उनको जमीन में जो है रहने का एक वातावरण जो है तैयार करेगा और ये जीवामृत आपके जमीन की जो है उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ाएगा, जिसको आप जो है कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को आपके जमीन में बढ़ा देगा। तो इससे यदि हम जो है 21-21 दिन पर यदि हम जीवामृत का उपयोग करते हैं तो हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है और इसको जो है तैयार करना आसान है किसान बंधु। तो इसको यदि आप तैयार करके इस जीवामृत में जो जो मैं सामग्री बताया हूँ, ये अपने जमीन के लिए अमृत है। यदि आप अपने जमीन को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपनी जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो जैविक खेती में, परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में ये आपको जीवामृत का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।